हेलो गाइस। नुमान ने कैंटीन में बैठते हुए दोस्तों को कहा। सबने हेलो कहा। कहाँ थे तुम? हमारा साल खत्म हो चुका है और हम यहाँ बैठकर अलविदाई पार्टी का सोच रहे थे, और तुम हो के न जाने कहाँ गायब हो। फिजा ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, बस उनके साथ था। आखिरी साल में हम सब दोस्तों ने लाहौर जाने और वहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाया है। फैसल ने बात बदलते हुए कहा। लाहौर नहीं, कराची। नुमान ने कहा। सब अपनी अपनी राय देने लगे कि फिजा बोली, इस दफा हम मरी जाएंगे। क्यों साथियों? हाँ, मरी ठीक है, सवेरा ने कहा। फिर सबने हाँ कर दी। इंटर क्लियर हो चुका था और अब ये 11 अफराद के दोस्तों का ग्रुप एक साल यादगार गुजारना चाहते थे। इन 11 अफराद में 6 लड़के और 5 लड़कियां थीं। नुमान, बिलाल, अली, अरशद, सलमान, फैसल, सवेरा, फिजा, हिना, अंबर और अरूज। सर प्लीज, मरे ही जाएंगे प्लीज। राशिद सर दानिश की मिन्नत समाजत कर रहा था, जबकि सर मना कर रहे थे। नहीं बेटा, मरी बहुत दूर है और वहाँ ठंड ही बहुत होगी। सर प्लीज, ये हमारा आखिरी साल है, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। हिना ने कहा। पर हिना, आप लोग कहीं दूसरे शहर भी तो जा सकते हैं ना घूमने। नहीं सर, हम बस मरी ही जाएंगे। हिना ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि जल्दी से फिजा ने बोल दिया। ओके भाई ओके, सर ने कहा। याहू! सब खुशी से उछल पड़े। थैंक यू सर, बस 10 दिन के लिए जाएंगे। अब तुम्हें भी मेरा फैसला मानना होगा, सर ने सख्ती से कहा। पहले तो सब एक दूसरे को देखते रहे, फिर सबने मुंह बनाते हुए हाँ कह दिया। जब सर क्लास से बाहर चले गए तो नुमान ने कहा, यार मैं तो 1-2 माह के लिए जाना चाहता था, इस गंदे सर ने मेरा मूड ही खराब कर दिया है। नुमान, वो तुम्हारे उस्ताद हैं और उस्ताद वालिदैन के बराबर होते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सवेरा ने कहा। तो तुमने देखा सर को, भला हम 10 दिन में क्या खाक घूमेंगे? नुमान ने कहा। अरे बेवकूफ़ो, 10 दिन तो बहाना है, पहले एक दफ़ा मरी तो पहुंच जाएं, फिर देखना सब कोई ना कोई कारनामा करके सर को वहीं रोक लेंगे और 1 महीने से भी ज्यादा रह लेंगे। फैसल ने कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वाह भाई वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरशद ने कहा, भाई सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है। फैसल ने फखरिया अंदाज में कहा तो अंबर जल कर बोली। अच्छा फैसल जी, इस दिन आपकी अक्ल कहाँ गई थी जब आपके वालिद आपकी फीस भरने के लिए आए थे और आप बार बार कह रहे थे कि पापा फीस मैंने भर दी है, और बाद में पता चला कि वो तुमने फीस नहीं बल्कि कैंटीन का बिल अदा किया था, फिर फीस तुम्हें अपने जेब खर्च से भरनी पड़ी। अरे हाँ, नुमान ने जलते हुए पे नमक डाला। सब फैसल पे हंसने लगे तो फैसल अंबर से बोला, क्या था अगर मैं थोड़ी दांत वसूल कर लेता, तो तुम्हें क्यों मिर्चें लगी हैं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेती। वो सब भूल गए थे, ये सब याद करवा दिया तुमने फिर से। सब फैसल की बातों पे हंसने लगे। अच्छा अब चलो घर चलते हैं, तैयारी भी करनी है और घर वालों को राजी भी करना है, अरशद ने फैसल को कहा। तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। सुबह की आमद थी। चरिंद परिंद सब जाग गए थे, पर कुछ सुस्त इंसान अभी तक बिस्तर पे पड़े थे। फैसल, नाश्ता तैयार है। नहीं अम्मी, मैं आज कुछ नहीं खाना, बाद में खाऊंगा, फैसल ने कहा और घर से बाहर निकल गया। फैसल ने मोबाइल फोन निकाला और अली का नंबर डायल करने लगा। हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? सुबह क्या हो सकता है, घर हूँ, जाहिर है इतनी सुबह तो घर ही हूँगा, अली ने कहा और बोला वैसे सब ठीक है, बस वो सर से बात करनी थी कि कब जा रहे हैं, इसलिए हम सब एक साथ सर के पास जाएंगे ताकि सर जल्द अज जल्द प्रोग्राम बनाएं। तुम बाकी सबको भी बता देना, ओके बाय सी यू, अली ने कहा और कॉल ड्रॉप कर दी। दोपहर के 2 बजे सब लड़के लड़कियां सर के घर के बाहर जमा हो गए। बिलाल बेल बजाने लगा। थोड़ी देर के बाद एक खातून ने गेट खोला और देखने में मुलाजमा लग रही थी। जी किससे मिलना है, इसने सबको देखते हुए कहा। तो बिलाल ने कहा, हम सर दानिश के स्टूडेंट हैं और हमें सर दानिश से मिलना है, आप लोग अंदर आ जाएं, मैं सर को बुला देती हूँ। मुलाजमा ये कहकर अंदर चली गई।
पहले तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अंदर दाखिल हो गए। अभी सब खड़े ही थे कि सर की आवाज़ सुनाई दी, बैठ जाओ। सबने सर को सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कैसे आना हुआ? सर ने पूछा। सर जी, हम ये पूछने आए हैं कि मरी कब जा रहे हैं आप? मिलाल ने कहा। सर ने पहले तो सबको गौर से देखा, फिर मुस्कुराने लगे। तुम सब तो बहुत जल्दी में हो मरी जाने की। तुम्हारा बस नहीं चल रहा, वरना तुम उड़कर मरी चले जाओ। जी सर, ऐसा ही है, अरशद ने जल्दी से कहा। तो सबकी हंसी छूट गई। फिर सर बोले, आज 8 तारीख है, हम 10 तारीख को सुबह 10 बजे रवाना होंगे। ठीक है, तुम सब 10 को कॉलेज आ जाना। ठीक है सर जी, थैंक यू, सब ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, नाश्ता तो करते जाओ, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर, फिर कभी, देर हो रही है अभी, अरूज ने कहा। तो सर ने कहा, ओके बच्चों, 10 तारीख को सभी तैयार रहना। और फिर 10 तारीख को सभी स्टूडेंट कॉलेज में जमा हो गए। उफ यार, ये सर कहाँ है? और जिसमें हम जाएंगे वो सवारी भी नजर नहीं आ रही, फिजा ने बेचैनी से कहा। तो सबको अपनी पुश्त की जानिब से सर दानिश की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बच्चों, मैं यहाँ हूँ और ये तुम्हारी आईमीन हमारी सवारी है। सर दानिश ने एक तरफ खड़ी बस की तरफ देखते हुए कहा। तो सब उसे देखने लगे, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। सब रंग से कलर किया हुआ और गुलाबी लाल रंग के फूल बने हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो वहाँ बस नहीं बल्कि एक हरा भरा बाग हो। सर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तो बच्चों, अपना अपना सामान उठाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। सबने सर की बात पर अमल करते हुए अपने अपने बैग हाथ में उठाए और बस की तरफ बढ़ने लगे। जब सब बस में सवार हो गए तो फैसल बोला, यार ये बस बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही बदसूरत है। देखो तो सही, सारी सीटें कैसे खस्ता हाल हैं, और बस में देखो, मकड़ी के जाले हैं। फैसल बस की बुराई करता जा रहा था और अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था। फैसल जैसे ही सीट पर बैठने लगा तो किसी नादीदा चीज ने फैसल की बाहों पकड़कर उल्टे में गिरा दिया। फैसल बस में गिरा हुआ था। पहले तो सब हंसने लगे, फिर नुमान बोला, बस ने इसे सजा दे दी है, इसकी बुराई कर रहा था ना। अरे मजाक बाद में करना, पहले इस बेचारे को उठाओ तो सही, अंबर ने कहा। तो अरशद और नुमान ने फैसल को खड़ा किया। ओह माय गॉड, इसके नाक और मुंह से तो खून निकल रहा है। जैसे जैसे फैसल की नाक से खून टपक कर बस में गिरता, वैसे ही वो बस में गायब हो जाता, जैसे बस खून पीती जा रही हो। फैसल की नाक से खून आना तो बंद हो गया था, पर इसे चक्कर आ रहे थे। नुमान ने इसे लिटा दिया और खुद बाहर चला गया, फैसल के लिए टैबलेट्स और जूस लेने। थोड़ी देर बाद सब आ गए तो सर ने कहा, ठीक है अब चलें। सबने हाँ कर दी और सर दानिश ड्राइवर के साथ पहली सीट पर बैठ गए। बाकी सब स्टूडेंट पीछे पीछे थे। फैसल अभी तक सो रहा था। नुमान और अरशद फैसल के पास बैठे थे। अभी बस को चले हुए 1.5 घंटा हुआ था कि हिना चीखने लगी। सब हिना के पास जमा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? वो सांप, हिना ने लफ्जों को तोड़ कर कहा। कहाँ है सांप? अली ने कहा। हिना ने बस की सबसे पिछले वाली जगह पर इशारा किया। तो सब वहां गए, पर वहां कुछ भी ना था। पूरी बस ढूंढी, पर सांप तो क्या, सांप का बच्चा भी ना मिला। तुम्हारा वहम होगा, सबने हिना से कहा और फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बस मुसलसल चल रही थी, सभी बातों में महव थे और बाहर पर मुसरत नज़ारों में खोए हुए थे कि एकदम बाहर का मंजर ही बदल गया। अली ने खिड़की से बाहर झांका तो हैरान रह गया। ये कहाँ है हम? हे गाइस, जरा देखो तो बाहर, अली ने सबको कहा। तो सब पागलों की तरह देखने लगे। बाहर कब्रें ही कब्रें थीं और बस उल्टी सीधी कब्रों पर चलती जा रही थी। अली उठा और ड्राइवर के पास गया। बस रोको, सुना नहीं तुमने? बस रोको, अली चिल्लाते हुए बोला। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे अपनी गर्दन मोड़ी। ड्राइवर का चेहरा खौफनाक बन चुका था। आंखों की जगह वहां 2 आग के गोले रखे हुए थे। सर तो ड्राइवर को देखकर ही बेहोश हो गए और वो सब चीखने लगे, ए लड़के, अपनी जगह जाके बैठ जा, वरना पछताएगा। ड्राइवर ने अली को डराते हुए कहा।
علی ڈر تو گیا مگر پھر بھی ہمت کر کے بولا، کیا کر لے گا تو میرا؟ ڈرائیور علی کو گھورنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی بس کی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو علی قبروں پر پڑا چیخ رہا تھا اور بہت سارے بھیڑیے اس کا گوشت نوچنے میں مصروف تھے۔ علی کی ایسی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں کہ ہنا، امبر اور عروج تو بے ہوش ہو گئیں۔ سویرا رونے لگی اور بولی، ہمیں گھر جانا ہے پلیز۔ نعمان اور ارشد نے فیصل کو اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا اس کی سانس رک چکی تھی اور فیصل اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ تو فیصل اور ارشد یہ سب دیکھ کر رونے لگے۔ وہاں سے فیصل کی لاش غائب ہو گئی۔ سب نے باہر دیکھا تو علی کی طرح فیصل کو بھی بھیڑیے کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ لڑکے لڑکیاں سب خوف سے سہم گئے اور ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ہنا، امبر، عروج تینوں ہوش میں آ چکی تھیں۔ عروج کہنے لگی، ہماری دوستوں کا کیا حال ہوا؟ اب اگلا شکار نہ جانے کون ہوگا۔ عروج بس کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک عروج چیخنے لگی۔ بس کی کھڑکی میں کوئی عروج کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ لڑکوں نے یہ دیکھا تو اس کی طرف بڑھے اور اس کا ہاتھ کھینچ کر بس کے اندر کرنے لگے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن سب کے ہی ہوش اڑ گئے کیونکہ بھیڑیا عروج کا ہاتھ بازو سے اکھاڑ چکا تھا اور درد کے مارے عروج چیخ رہی تھی۔ ڈر و خوف سے سب ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی عروج کا ہاتھ، اتنے میں بس کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور ایک بھیڑیا عروج کو گردن سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ تب بلال بولا، ساتھیوں، یوں رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم بھی اپنے دوستوں کی طرح دردناک موت مر جائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس خونی آتما کا اور ان خون خوار بھیڑیوں کا، جن کا ہم سب صرف ایک ہی نوالا ہیں؟ سویرا نے کہا، ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ایسے ایک ایک کر کے ہم سبھی موت کے آغوش میں جا سوئیں گے۔ بلال کی بات پر سب غور کرنے لگے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی، سویرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے میں ڈرائیور اپنی جگہ سے اٹھا اور فضا کی طرف بڑھنے لگا۔ فضا دہشت کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ بلال نے فضا کو کانپتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ڈرائیور کو روکنے لگا۔ ڈرائیور نے بلال کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور 1 منٹ میں سینکڑوں بھیڑیے بلال کو چٹ کر گئے۔ فضا دبک کر بیٹھ گئی تھی، پر اس ڈرائیور نے فضا کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ امبر پیچھے سے اس خوفناک بلا کو مارنے لگی، مگر ایک نازک کلائی والی لڑکی اس بلا کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنی گردن پیچھے گھمائی اور اپنی آگ نما آنکھوں سے روشنی نکال کر امبر کی آنکھوں میں ڈال دی۔ امبر خود ہی چل کر بس سے اترنے لگی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو روکنے لگے، لیکن وہ کسی کے بھی قابو نہیں آئی اور بس سے نیچے اتر گئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی باہر موجود بھیڑیوں نے ایک لمحے سے پہلے اسے دبوچ لیا اور وہ بھیڑیوں کی خوراک بن گئی۔ اس کی چیخ بھی سنائی نہ دی۔ ڈرائیور نے فضا کو اٹھا کے ایک سیٹ پر دے مارا اور اپنے نوکیلے ناخنوں سے فضا کا پیٹ چاک کر دیا اور آنتیں باہر نکالنے لگا۔ فضا نیم بے ہوشی کی حالت میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس بلا نے ایک ایک کر کے فضا کے سارے اعضاء کھا لیے اور اس کے جسم کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل حلق میں آ گئے۔ ارشد نے سرگوشی میں کہا، میں نے تو سنا تھا بھوت اور چڑیلیں انسانی گوشت کھاتے ہیں اور خون پیتے ہیں، پر یہ تو بہت ہی ظالم ہے، صرف زندہ انسان کے اعضاء کھاتا ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اف خدایا، اب ہم ایسے ہی اپنے دل گردے نکلتے ہوئے دیکھیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے ایسی بھیانک موت نہیں مرنا، سلمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچانک بس میں ایک بھیانک شور بلند ہوا اور بس تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ سبھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بس زمین پر نہیں، اب ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اچانک ہی بس کی رفتار کم ہوئی اور وہ بہت تیزی سے زمین پر گرنے لگی۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ بس زمین پر گر گئی اور بس میں بیٹھے سب بہت بری طرح زخمی ہو گئے۔ بچاؤ بچاؤ، سلمان کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔
जब आँख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था और इसके इर्द-गिर्द सब जमा थे। "क्या हुआ बेटा?" सलमान की अम्मी ने कहा। "कुछ नहीं अम्मी जान, डरावना ख्वाब देख रहा था," सलमान की बहन ने कहा तो सलमान के मुँह से बेइख्तियार निकला, "क्या ख्वाब था ये?" उफ़! सलमान ने शुक्र अदा किया और फ्रेश होने के लिए चला गया। सलमान घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को फ़ोन किया और एक मकामी जगह पहुँचने को कहा। 1 घंटे बाद सभी दोस्त एक जगह बैठे हुए थे। सभी डरे हुए थे, सबने ही एक जैसा ख्वाब देखा था। "आज 10 तारीख है ना?" "हाँ," बिलाल ने कहा। "तो फिर क्या करना चाहिए?" नुमान ने कहा। "करना क्या है, बस मर ही चलना है।" सलमान ने बात क्लियर की, तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए। फिज़ा ने हिम्मत करके कहा, "हाँ, अभी कॉलेज चलते हैं, जाओ अपना-अपना सामान लाओ, क्योंकि सर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हो सकता है जो ख्वाब हमने देखा है वो महज़ एक ख्वाब ही हो, इसमें हकीकत का कोई अमल दखल ना हो।" इसके दिलासा देने से सबने ही इसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर कुछ देर बैठने के बाद घर को चले गए। लेकिन सबके ही दिल डरे हुए थे, कहीं ये ख्वाब सच ही ना हो जाए। 1 आध घंटे बाद सब कॉलेज में जमा थे, पर सर और गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। "सर कहाँ हैं? और जिसमें हम जाएँगे वो सवारी भी नज़र नहीं आ रही," फिज़ा ने कहा। अचानक सर की आवाज़ सुनाई दी, "मैं भी यही हूँ और बस भी।" सबने देखा तो एकदम सबके मुँह से निकला, "खूनी बस," और फिज़ा वहीं गिरकर बेहोश हो गई। बाकी सब भी सब्ज़ लाल गुलाबी बस को देख रहे थे। फैसल तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अपने घर जाकर सांस ली। "सर हम नहीं जाएँगे इस बस में, ये खूनी बस है," सलमान ने कहा और सबने मिलकर सलमान की हाँ में हाँ मिलाई। सर हैरान नज़रों से सबको देख रहे थे और सोच रहे थे कि इन बच्चों को क्या हो गया है? इनको तो बहुत जल्दी थी मरी जाने की, लेकिन अब हर कोई इनकार कर रहा है। ये सब बस को खूनी बस क्यों कह रहे हैं? फिज़ा बेहोश क्यों हो गई है और फैसल घर क्यों भाग गया? वो सोचे जा रहे थे, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बिलाखिर उन्होंने इस सस्पेंस को तोड़ा और सलमान से पूछा, "बेटा आखिर हुआ क्या है? ये तुम लोगों को क्या हो गया है?" सलमान बोला, "सर, ये बस खूनी है और सबने ही इसके बारे में एक जैसा ख्वाब देखा है।" और फिर सलमान ने सब कुछ बता दिया, जो सबने देखा था। सर दानिश इनकी बातें सुनकर और सब दोस्तों के चेहरों पर छाया हुआ खौफ देखकर सोचने लगे। फिर उन्होंने एक फैसला किया और कहा कि हमें चलने से पहले इस बस को किसी आमिल को दिखाना होगा। क्या ये वाक़ई बस खूनी है? अगर ऐसी कोई बात हुई, तो फिर हम अपना प्रोग्राम कैंसल कर लेंगे और फिर किसी और जगह जाने का प्रोग्राम बना लेंगे। सबको ही सर की ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी, जिस पर फौरी अमल किया गया। एक आमिल को वहाँ बुलाया गया और इनको इसकी तमाम तफ़सील बताई गई और बस भी दिखाई गई। इसने बस को एक नज़र देखा और कहा, "हाँ, ये खूनी बस है, इसमें एक भूत का साया है। जो भी इस बस में बैठता है, तो वो दोबारा नहीं उतरता और ज़िंदगी की बाज़ी हार जाता है। तुम लोग पहले हो जिनको इस बस में बैठने से पहले इस राज़ का इल्म हो गया और इसमें बैठने से इनकार करने लगे। इस बस में कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये खुद ही चलती है, लेकिन फिर एकदम वो ड्राइवर सीट पर सबको दिखाई देने लगता है। इसकी आँखें आग की तरह जल रही होती हैं और वो किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूँ आज इस बस का खात्मा कर दें, इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है।" "हाँ, हाँ बाबा जी, हम सब आपके साथ हैं, हमें बताएँ कि हमें क्या करना होगा?" सलमान ने जल्दी से कहा, तो बाबा जी बोले, "तुम लोग 7 कुओं का पानी लाओ, अलग-अलग।" "ठीक है बाबा जी, हम ये सब काम कर देते हैं।" इतना कहकर सब दोस्त ही बर्तन लिए मुख्तलिफ कुओं की तरफ निकल गए और जहाँ-जहाँ भी इनको कुआँ दिखाई दिया, वहाँ से वो पानी लेकर आ गए। इस काम में 1 दिन लग गया, लिहाज़ा दूसरे दिन सभी वहाँ जमा हो गए। वो बस अभी तक वहीं खड़ी थी, बाबा जी भी वहाँ आ गए। सबने हाथों में पानी के बर्तन पकड़े हुए थे। बाबा जी ने सबसे पानी लिया और फिर एक जगह बैठकर इन 7 कुओं के पानी पर कुछ पढ़ने लगे। वो मुसलसल इन पर पढ़ाई करते चले गए और पानी पर फूँके मारते गए।
3 घंटों तक वो पानी पर फूंके मारते रहे, फिर उठकर इनके पास आ गए और सबको एक एक घूंट पानी पिलाया और बाकी पानी के छींटे वो बस पर मारने लगे। जब सारा पानी बस पर उंडेल दिया गया तो बस को करंट सा लगने लगा। वो इनके सामने ही झूलने लगी। बस का अगला हिस्सा ऊपर उठने लगा और वो अपने पिछले टायरों पर खड़ी हो गई और फिर जोर से नीचे गिरी। एक धमाका सा हुआ और बस को आग लग गई। वो जलने लग गई। बस के अंदर मौजूद स्याह ह्योले दिखाई देने लगे। वो दर्द से बिलबिला रहे थे। इनमें वो ड्राइवर भी मौजूद था जिसको सब दोस्तों ने ख्वाब में देखा था। वो भी बुरी तरह चीख रहा था। सबकी नजरें बस पर थीं और इन लोगों पर थी जिनके चेहरे बहुत ही भयानक थे। बस में धुआं ही धुआं फैलता जा रहा था। इसमें मौजूद वो दरिंदे जलते जा रहे थे और बस भी जलती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बस में चीखों की गूंजें मद्धम पड़ने लगीं और बस जल कर स्याह हो गई और फिर देखते ही देखते वहां बस का नामो निशान भी ना रहा। सबने शुक्रिया अदा किया और सुकून का सांस लिया। इस तरह इस खूनी बस की कहानी अंजाम को पहुंच गई। वो सब दोस्त सोच रहे थे कि खुदा ने इनको मौत से बचा लिया। अगर हम सब को एक जैसा ख्वाब ना आता तो हो सकता था कि दूसरे लोगों की तरह आज वो भी मौत के मुंह में पड़े होते और वो भेड़िए इनका गोश्त खा चुके होते। इसके बाद उन्होंने कभी भी कहीं भी जाने का प्रोग्राम ना बनाया।